रैंक जो है आपका, आपके सभी एडमिशंस आगे की प्रोसेस उसी रैंक पे होगी। क्लियर? ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना होता है। मेरिट नंबर जनरेट होने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आई जस्ट यूज वन ब्लैंक पीपीटी ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस। मैं एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ब्लैंक पीपीटी लेता हूँ। सो ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। सी, ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो वे होता है, जो आपके पास मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है? सो जनरली आई रिकमेंड टू द ऑल द स्टूडेंट कि आप अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी पोर्टल ओपन नहीं है, तो आप क्या करो, लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड क्या करना है, कैप राउंड वन, कैप वन राउंड का जो कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट, उस लिस्ट को आपको निकालना है। ओके, इस कट ऑफ लिस्ट को आप यूज करोगे। ओके, इस कट ऑफ लिस्ट को आप यूज करोगे। ओके, इस लिस्ट को जब आप यूज करोगे तो उसमें आपको फर्स्ट आपका ब्रांच कौन सा है, आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन चाहिए, वो ब्रांच आप चूज करोगे। वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको ब्रांच कौन सा चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपको देना है, आप कौन से कॉलेज के लिए एडमिशन ले रहे हो, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन सीख कर रहे हो, आप कौन से कॉलेज को देख रहे हो। ओके, वो आपको चूज करना है। ब्रांच इज इंपॉर्टेंट, कॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको एक बात बोलूं, जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र में आज की डेट में, सभी लोगों को अच्छे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच चाहिए। ओके, और दिस इज ट्रू। ओके, बट आइडियल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपको सभी लोगों को कंप्यूटर ब्रांच नहीं मिलेगा। ये भी बात आप याद रखो कि नहीं, मैं लूंगा तो कंप्यूटर ही लूंगा, अदरवाइज दूसरा नहीं। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का ब्रेक लेना जनरली, माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई नेवर रिकमेंड टू द स्टूडेंट कि आप 1 साल का ब्रेक लो। ओके, बिकॉज ये बात हमेशा याद रखो कि एट द एंड जब आप बैचलर्स होके जब आप फाइनल डिग्री लेते हो, तब अब या पुराना वाला सिस्टम नहीं है कि मेरा कंप्यूटर है तभी मुझे कंप्यूटर कंपनी हायर करेगा। आजकल कंप्यूटर कंपनी भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को हायर करती है, ईएनटीसी के स्टूडेंट को हायर करती है, आईटी के स्टूडेंट को हायर करती है। इफ यू हैव द नॉलेज, आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। यू हैव अ ब्लेंडेड नॉलेज। अगर आप मैकेनिकल विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गुड एट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप होते हो, तो यू आर दी वन ऑफ द लेवल, आप ऐसे लेवल पे होते हैं कि आपके पास दोनों ब्रांचेस का नॉलेज है। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए होते हैं। 5% और 10% कंपनीज ही ऐसी होती जो कोर डोमेन में स्टूडेंट देखती कि नहीं, मुझे सिर्फ सीएस का स्टूडेंट बनना चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। बट अगर आप गूगल पे भी जाओगे और गूगल का हायरिंग प्रोसेस देखोगे, तो गूगल ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चाहिए। गूगल बोलेगा मुझे 12+3 मतलब ग्रेजुएट बंदा चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड का भी बंदा हो, उसको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, वो अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकता है, सीएसएस जावा उसको पता है, वी विल हायर हिम। सिर्फ उसने हमारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारे लिए वो ओके है। सो आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ब्रांच और कॉलेज में, ये आपको डिसाइड करना, इट्स योर कॉल, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप पहले एक लिस्ट बनाओ जिस ब्रांच के लिए आप ओके हो। ओके, जो ब्रांच आपको चाहिए। सो जनरली आई रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स गो विद द सीएस, सेकंड देन इज आईटी, थर्ड वन इज mechanical, then go with the ENTC. Okay, then there are some new branches like artificial intelligence, data science, okay, machine learning, ये branches आई हुई। Okay, these are also new branches. So ये branches के साथ आप जा सकते हो। इफ यू आर विलिंग कि नहीं सर मुझे केमिकल इंडस्ट्री में जाना है, सो जो गो विद द केमिकल इंजीनियरिंग, सो यू कैन चूज द स्ट्रीम। ये आपके कॉल पे है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। उसके बाद कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस जनरली स्टूडेंट देते हैं, दैट इज द COEP इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझना है
कि मुझे कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच में ओके हूँ। ओके, लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए XYZ ले रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने COEP लिया, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज, सो COEP यहाँ पे मैंने लिया है। दूसरा कॉलेज मैंने X लिया है, तीसरा कॉलेज में Y लेता हूँ। ओके, आप ऐसा अज्यूम करो कि ये महाराष्ट्र के टॉप 3 कॉलेजेस में से 1, 2 और 3। ऑब्वियस टॉप 3 है, मतलब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी COEP का CSE रहेगा। ओके, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जनरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोला जाता है, IIT में आप इसको कंप्यूटर साइंस बोलते हो। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी आपका YX कॉलेज का CS रहेगा। थर्ड प्रायोरिटी आपका इस कॉलेज का सपोज वी कैन से CS रहेगा। ओके, अब ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको COEP में ENTC मिला। ओके, सो आर यू ओके विद द कॉलेज एंड ब्रांच, और सिर्फ मुझे CS चाहिए, इसकी वजह से मैं इस कॉलेज को रेफर कर रहा हूँ जो वाई कैंडिडेट का कॉलेज है, जिसका रैंक सपोज यहाँ पे 3 नहीं, मैंने यहाँ पे 30 लिया, कॉलेज 30 रैंक का है, बट मुझे सिर्फ CS चाहिए, इसकी वजह से मैंने COEP का ENTC छोड़ दिया। ओके, और मैं 30 नंबर जो कॉलेज है उसका CS ले रहा हूँ। ओके, तो जब आप कॉलेज चूज करते हो तो वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है कि व्हाट इज द प्लेसमेंट स्टेटस, उस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टेटस, उस कॉलेज का हिस्ट्री क्या है। वो कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है, COEP ENTC के लिए प्लेसमेंट देता है, ये कॉलेज CS के लिए प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लगा कि नहीं CS का एडमिशन है मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये कॉलेज 30 नंबर का रैंक है और इसकी CS के स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? तो आप प्रेफर, मेरे हिसाब से आपने COEP का ENTC प्रेफर करना चाहिए। तो आप ब्रांच और कॉलेज कौन से एंड तक कॉम्प्रोमाइज करते हो, दैट इज योर कॉल। जनरली आई रिकमेंड टू द स्टूडेंट कि आप हायर कॉलेज जो है, बेस्ट कॉलेज जो है, उनके मैक्सिमम ब्रांचेस को आप अप्लाई करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत लोवेस्ट ब्रांच जो है जिसका मेरिट रैंक बहुत कम है। अब ये कैसे करना है कि ऐसे वो नीचे तक कैसे जाना है। अगर आप सिर्फ CS के बारे में देखोगे और CSE सभी जगह पे देखोगे, तो आपको CS के रैंक तो हायर ही दिखेंगे। ओके, सो जब आप रैंक फाइंड आउट करो तो उस कॉलेज की बाकी की ब्रांचेस के लिए भी आप रैंक फाइंड आउट करो कि CS के लिए क्या रैंक है, IT के लिए क्या रैंक है, मैकेनिकल के लिए क्या है, ENTC के लिए क्या है, AI के लिए क्या है। ओके, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो। ओके, सिंपल एक एक्सेल फॉर्म, एक्सेल शीट, या फिर आप ये मैन्युअली करना चाहते हो तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, कॉलेज का नेम, नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कॉलेज। सेकेंड वन इज अ ब्रांच, और उस ब्रांच के लिए उसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ। ब्रांच में, कॉलेज में मैंने लिखा COEP, चलो COEP लिखा, उसकी ब्रांच मैंने लिया कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए फर्स्ट राउंड के लिए आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल ओपन के लिए अगर आप देख रहे हो तो जनरल ओपन, आपकी कैटेगरी आप देख रहे हो तो आपकी कैटेगरी, उसके लिए उसका कट ऑफ कितना है। सो चलो जनरल ओपन के लिए मैंने लिया, चलो 90 का कट ऑफ है। ओके, उसके बाद सेम COEP कॉलेज, IT उसके लिए ETC ब्रांच, ENTC ब्रांच, ENTC ब्रांच के लिए सपोज वहां पे कट ऑफ लगा 180 का, जो मैंने 180 का लिया। ओके, वॉट एवर द कट ऑफ मीन्स, अब ये कट ऑफ क्या है, कट ऑफ इज अ स्टेट मेरिट नंबर। ओके, इसके साइड में हम लिख रहे हैं, कट ऑफ आपका स्टेट मेरिट नंबर होता है। ओके, उसके बाद कोई बोला नहीं मुझे PICT लिखना है, चलो मैं PICT लिखता हूँ। PICT लिखना है, उसमें कंप्यूटर है, IT है, ENTC है, 3 ही ब्रांच है। कंप्यूटर का कट ऑफ क्या है, चलो 900 का कट ऑफ था, 900 लिया। IT का कट ऑफ 1000 1200 है, ENTC का कट ऑफ है कुछ 1500 ले लिया। कोई बोला नहीं मुझे सर VIT चाहिए, चलो VIT लिया मैंने। VIT में ब्रांचेस, मुझे कौन सी ब्रांचेस है मेरे पास, सो आई हैव द ब्रांचेस, यहाँ पे कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, यहाँ पे IT है, यहाँ पे ENTC है। उनके कट ऑफ देखे, VIT कंप्यूटर है 1000, VIT IT का गया कुछ 1400, VIT मैकेनिकल कुछ गया 1300। ओके, ऐसे आपने, सो ये लिस्ट आप बनाओ, कॉलेज, कॉलेज की ब्रांच
और उसका कट ऑफ, ये लिस्ट आप बनाओ। ओके, इस लिस्ट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। ओके, सबसे ऊपर कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा कंप्यूटर सीओईपी। उसके बाद अगर डिसेंडिंग में करता हूं, उसके बाद आएगा सेकंड रैंक का, सो ये आएगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर्म में। ये आएगा मेरा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन फॉर्म में। ये आएगा मेरा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन फॉर्म में। इसके बाद सी वीआईटी का कंप्यूटर आएगा फोर्थ ऑप्शन फॉर्म में। उसके बाद ऑप्शन फॉर्म में मेरा फिफ्थ ऑप्शन आएगा, ये देखो पीआईसीटी का आईटी आएगा फिफ्थ ऑप्शन फॉर्म में। ओके, क्लियर, समझ रहा है? ओके, उसके बाद 3400 है तो मैकेनिकल आईटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मेरा सिक्स, ये मेरा सेवंथ, ये मेरा 8 नंबर ऑप्शन है। सो आप ऐसे ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। ओके, थोड़ा मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन फॉर्म चूज करने के लिए आपको ये बेस्ट वे है। ओके, इवन तो आपका वहां पे मेरिट लग रहा है, वहां पे मेरिट नहीं लग रहा है, तो आप ऑप्शन फॉर्म ऐसे चूज करो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉलेज। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ उसका ब्रांच, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट मेरिट, मेरिट नंबर। ओके, यहाँ पे मेरा स्टेट मेरिट, सपोज मैंने यहाँ पे सीओईपी लिया, सी ओ सीओईपी लिया, उसका ब्रांच मैंने लिया चलो सीएस। ओके, उसके बाद स्टेट मेरिट रैंक, ये मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, मैंने अभी कौन सा भी मतलब देखा नहीं है मेरिट, मतलब कट ऑफ लिस्ट जो मुझे अंदाजा है उसके हिसाब से मैं लेकर रहा हूँ स्टेट मेरिट नंबर। अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए हूँ तो मैं जनरल यहाँ पे लिखता हूँ ओपन। अगर आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी के लिए सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओबीसी। आप कैटेगरी का मेरिट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, बट जो मेरिट नंबर आप डालोगे वो स्टेट मेरिट नंबर ही होगा, ये बात याद रखो। ओके, कैटेगरी के लिए भी जो नंबर दिया है वहां पे वो स्टेट मेरिट नंबर ही होगा। ये 150 पे क्लोज हुआ इनका एडमिशन, सपोज ऐसा जो। ओके, इसके बाद सीयूईपी का ही आपने लिया दूसरा ब्रांच ईटीसी एएनटीसी। उसके बाद आपने लिया उनका मैकेनिकल। ओके, सिमिलरली आप बाकी के कॉलेजेस का अगर करते हो, सपोज मैंने वीआईटी लिया यहाँ पे, चलो नेक्स्ट ऑप्शन है वीआईटी। ओके, और वीआईटी में फिर से ये 3 ब्रांचेस। ओके, आप ब्रांचेस आपके हिसाब से ले सकते हो टोल भी। ओके, सिमिलरली आपने ये रैंक भी किया। उसके बाद पीआईसीटी लिया आपने, पीआई। ओके, पीआईसीटी, पीआईसीटी में है सीएस ब्रांच है अवेलेबल, सीएस ईटीसी आईटी। ओके, उसके बाद आपने लिया पीसीसीओई, पीसीसीओई। ओके, ये मैंने रैंडम लिए हुए कॉलेज है, इनके लिए भी मैं 3 ब्रांच, ब्रांच मैंने 3 नहीं, आप कितनी भी ब्रांचेस ले सकते हो, सभी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक रैंडमली मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 150 के लिए एडमिशन क्लोज हुआ है। यहाँ पे मैकेनिकल का एडमिशन हुआ है कुछ 200 रैंक पे। वीआईटी सीएस कुछ गया है 1000 रैंक। एएनटीसी गया होगा 1300 रैंक। मैकेनिकल गया होगा कुछ 1100 रैंक। ये गया होगा कुछ 900 अप्रोक्सीमेट, 900 भी अप्रोक्सीमेट जाता है। एएनटीसी कुछ गया होगा 1500। आईटी गया होगा 9050। सीएस यहाँ पे होगा कुछ वी कैन से, चलो 800। एक रैंडम नंबर में लेता हूँ। ओके, इसके लिए भी एक रैंडम नंबर में लेता हूँ, और ये टीसी है तो 1220। रैंडम नंबर लिया, इसके लिए भी मैंने कुछ रैंडम नंबर लिया 1025। ओके, ये रैंक आपको निकालना है। आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस निकालो, ब्रांच निकालो और रैंक निकालो। इसको आप सिर्फ फिल्टर करके सॉर्ट आउट करो। सो आई जस्ट से फिल्टर। और जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे, इट्स द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दीज आर योर ऑप्शंस। ओके, वेट कंट्रोल Z। ओके, तो सीओईपी यहाँ पे कॉपी होगा 3 जगह पे, ये एसईटी यहाँ पे कॉपी होगा, पीसीसीओई यहाँ तक कॉपी होगा। ओके, सैंपल के लिए मैंने सिर्फ इतना ही लिया है। जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये करते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सी दीज आर योर ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका होगा सीएस,
सीयूईपी का, दूसरा आपका ऑप्शन होगा सीएस ईएनटी, सीयूईपी का ईएनटीसी, थर्ड सीयूईपी का मैकेनिकल, पीआईसीटी सीएस, पीआईसीटी आईटी, पीसीसीओई सीएस, वीआईटी सीएस, पीसीसीओई आईटी, वीआईटी मैकेनिकल, पीसीसीओई एएनटीसी, वीआईटी एएनटीसी, पीआईसीटी एएनटीसी। सी, दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड योर प्रेफरेंसेस। ओके, आपको लिस्ट ऑफ कॉलेज करना पड़ेगा। ओके, और लिस्ट ऑफ कॉलेज निकाल के, ये ऑप्शन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये एक्सरसाइज किया, आपने ये फॉर्म भी ऐसे ही किया, और कल को कोई एक लोकल आपका, मतलब एक कौन सा भी, मैं एक लोकल यहाँ पे लिख रहा हूँ, लोकल या फिर ऐसा एक कॉलेज है जिसका रैंक, कॉलेज का रैंक है कुछ 1000, ओके, और इतना वाला, ओके, वो कॉलेज का रैंक मतलब कॉलेज का वो स्टेटस है उसमें, ओके, जिसमें लास्ट ईयर कट ऑफ कुछ गया था 45,000 फॉर सीएस, ऐसा हुआ। ओके, अब गलती से आपने क्या किया, ये मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे कहीं पे मैं पेस्ट पेस्ट करता हूँ। गलती से जब आपने ऑप्शन फॉर्म भरना था तो इसको मैंने 1 दिया है, इसको मैंने 2 दिया है, तो जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हो तो ये 13 ऑप्शन हो गए। गलती से आप में से आपने ऐसा लेके आया कि नहीं चलो करके देखते हैं, तो इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे कंट्रोल भी किया, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, एंड देन यू कैन से कि सर मैंने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, 13 ऑप्शन भरे, पर यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन ये डाला है। ओके, सो अलॉटमेंट पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। ओके, ये बात याद रखो। मोस्ट ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट का बहुत बार ये होता है कि वो ऑप्शन फॉर्म ठीक से नहीं भरते और बाद में ये बोलते हैं कि सर मेरा रैंक तो ना उससे भी अच्छा था पर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। ओके, सो ये बात चेक करो। एक तो आप ओपन से हो फिर रिजर्वेशन से हो, इसका इम्पैक्ट होता है, और सेकंड इम्पैक्ट होता है आपका ऑप्शन फॉर्म सिलेक्शन। तो ऑप्शन फॉर्म जो भरना होता है वो इस वे से आपको भरना है। ओके, कॉलेज की लिस्ट करो, कॉलेज की ब्रांच, कॉज एक लिस्ट लो कि इस कॉलेज के आप कितने ऑप्शन भर सकते हो, तो आप 300 ऑप्शन तक ऑप्शन भर सकते हो। ओके, मिनिमम आपको एक ऑप्शन भरना होता है और मैक्सिमम आपको 300 ऑप्शंस भरने होते हैं। एक ऑप्शन भरना, अगर कोई बोलेगा सर मैं एक ही ऑप्शन भरूंगा, वो कौन बोल सकता है जिसका स्टेट मेरिट रैंक लेस देन 50 है वो। ओके, ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। ओके, सिर्फ मुझे सीएस चाहिए तो मैं सिर्फ सीएस के ही ऑप्शन भरूंगा, ऐसे अगर आप करते हो तो उस केस में आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट होता है। ये बात याद रखो, आपके ब्रांच के साथ आपका कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप बोलोगे सर मैं ब्रांच के साथ ही जाऊंगा, मुझे कॉलेज का लेना देना नहीं है, ऐसा एडमिशन लेने में अगर आप सोचते हो तो यू विल गेट द वर्स्ट कॉलेज। आप आपके कैपेसिटी से भी आप खराब कॉलेज में जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रांच और कॉलेज दोनों का कॉम्प्रोमाइज, और ये आपको लास्ट ईयर के स्टूडेंट बताते हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट बताते हैं मतलब कैसे, क्योंकि उन्होंने एडमिशन लिया है, कट ऑफ लिया है, तो कट ऑफ इज वन ऑफ द थिंग जहां पे आप ऑप्शन फॉर्म का इंपॉर्टेंस ये करते हो। ओके, इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे एडमिशन प्रोसेस में। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट वे इसको लिए मैं थोड़ा इसको कलर भी अलग से करता हूँ, हम इसको अलग से कलर करेंगे सो दैट आप इसको नोटिस कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन फॉर्म फिल कर। क्लियर? तो ऑप्शन फॉर्म फिल करना है तो ऐसे एक्सेल बनाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, उसमें कुछ ये नहीं है। अगर आप इस हिसाब से एक्सेल बना, हाँ ऐसा हो सकता है सर अब मेरा तो रैंक यहाँ पे बैठ नहीं रहा है तो क्या करो, भर दो। मेरा सजेशन ये रहता है अगर मेरा 90 रैंक नहीं है, सीयूपीसीएस नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप भर दो, कोई इशू नहीं, भर दो। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका हमेशा बेस्ट ड्रीम ऑप्शन होना चाहिए, जो आपको नहीं मिल सकता है, ऐसी भी सिचुएशन है बट आप भरना चाहिए आपको। ओके, उसका लॉजिक है क्यों भरना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज प्रोसेस में। ठीक है, नाउ सी अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। ओके, इसके बाद क्या होता है, आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैप राउंड 1 की अलॉटमेंट की जाती है।
ओके, अलॉटमेंट में मतलब आपके मेरिट के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज सूट होता है वो आपको दिया जाएगा। ओके, अब मेरिट के हिसाब से कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। चलो, तो फिर से हम उसी एक्सेल पे जाएंगे। सपोज आपका मेरिट रैंक कुछ 1125 है। ओके, 1000, ओके, 1125 ये आपका मेरिट रैंक है। ओके, तो ये आपका स्टेट मेरिट रैंक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपसे पहले जो रैंक है वो ऑब्वियस 1124 होगा, उससे पहले जो रैंक होगा 1123 होगा। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके ऑप्शन फॉर्म पे आपके मेरिट नंबर पे आता है। ओके, ना आपने ये ऑप्शन फॉर्म भरा है, उसके सामने ये आपने ऑप्शंस दिए कि दीज आर माय ऑप्शन फॉर्म्स, तो वो आएगा और वो टेस्ट करेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे कौन सी सीट वैकेंट है। ओके, आपने जो ऑप्शन वो पहले सीएस पे आएगा, सीओईपी सीएस पे आएगा और वो चेक करेगा कि सीओईपी सीएस अवेलेबल है इस कैंडिडेट के लिए, तो नहीं है। मतलब ये मैंने प्रोबेबल दिया है, अप्रोक्सीमेट या टेंटेटिव, तो वो पहले देखेगा नहीं अवेलेबल, इसको नहीं मिल सकता। दूसरा मिल सकता है नहीं, तीसरा मिल सकता है नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। तो हर एक ऑप्शन को वो टेस्ट करेगा। सिर्फ हर एक ऑप्शन को वो टेस्ट नहीं करेगा, तो जितने भी वेज है, मतलब अगर आप लेडीज कैंडिडेट हो तो लेडीज का वैकेंसी देखेगा, ओबीसी का वैकेंसी देखेगा, अगर आप कैटेगरी एससी एसटी कैंडिडेट हो तो वो उसका वैकेंसी चेक करेगा, ऑल इंडिया सीट्स में वैकेंसी है तो वो ऑल इंडिया सीट का भी चेक करेगा, सभी ऑप्शंस वो चेक करेगा। एंड देन फाइनली अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो वो देखेगा कि नहीं, ये वाली सीट जो है पीसीसीओई एएनटीसी इस कैंडिडेट को मिल सकता है, तो वो आपको पीसीसीओई एएनटीसी अलॉट कर देगा। इसके बाद के ऑप्शन का वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद का ऑप्शन जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, यही ऑप्शन है, बिकॉज आपका विद इन दिस रेंज था, आपका मेरिट रैंक ये था। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर आपके मेरिट नंबर पे आने के बाद आपको एडमिशन मिलने की आपके ऑप्शन फॉर्म से जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी चेक करता है। लाइक सपोज पीआईसीटी सीएस पे वो आया, पीआईसीटी सीएस पे सॉफ्टवेयर आने के बाद वो पहले चेक करेगा कि कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट का है। ओके, होम यूनिवर्सिटी है। ओके, होम यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट का स्टेटस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, वो लेडीज है। ओके, वो सारी पॉसिबिलिटी चेक करेगा और जिस पॉसिबिलिटी में सीट वैकेंट है वो सीट आपको अलॉट कर देगा और वो आगे जाएगा। सो दिस इज हाउ, एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो वो आगे जाएगा। सो दैट वी कॉल्ड एज अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट के बाद आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक फ्रीज होता है, दूसरा बेटरमेंट होता है। अगर आपको आपका बेस्ट ऑप्शन मिलता है कि यस दिस इज माय ड्रीम ऑप्शन, तो आप उसको फ्रीज कर दो। अदरवाइज आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो और आप कैप राउंड 2 और 3 के लिए वैसे भी एलिजिबल हो, तो आपका वही ऑप्शन फॉर्म आगे कंसिडर किया जाएगा। तो दैट वी कॉल एज बेटरमेंट। मतलब आपके लिए आप बेटरमेंट के ऑप्शन कौन से हैं, सी आपको कौन सी सीट मिली थी, पीसीसीओई एएनटीसी की सीट, इसके ऊपर के सारे ऑप्शंस आपके लिए बेटरमेंट के ऑप्शंस हैं। ये बेटरमेंट है, ये बेटरमेंट है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बेटरमेंट के ऑप्शन होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो वही चेक करता है कि बेटरमेंट पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बेटरमेंट एक बार अलॉट हुआ हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ कैंडिडेट प्रोसेस से बाहर चले जाते हैं बाय सम रीजन। ओके, उस केस में ऊपर की सीट्स वैकेंट हो जाती है तो आप बेटरमेंट के लिए जाने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो सिमिलरली आपको फिर उसमें कैप राउंड 2 के लिए भी एप्लीकेबल करना है, 3 के लिए भी जाना है। ओके, after cap round 3 you only have to choose or you have to confirm the admission, freeze your admission and then report to ARC। आपको आपके लॉगिन से ही उसको फ्रीज करना है और एआरसी सेंटर को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस। ओके, ये अप्रोक्सीमेट 1000 रुपीज होती है जो नॉन रिफंडेबल फी है। ये सीट एक्सेप्टेंस एक बार चेक करो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या है क्या है, पर अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूँ। ओके, वो आपको पे करनी होती है और एआरसी को आपको रिपोर्ट करना होता है। एआरसी सेंटर की लिस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 एआरसी सेंटर आपको दिए जाएंगे, वो भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जब आपके फॉर्म एक्टिवेट हो जाएंगे तब आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी। तो एआरसी सेंटर को रिपोर्ट करो, सीट एक्सेप्ट किया है आपने। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिला है उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है फिजिकली विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 3
जेरोक्स कॉपी सेट, फोटो कॉपी सेट, 3 जेरोक्स निकालने हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। अब इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये जो आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो भी आपको चाहिए होता है। सेकेंड थिंग, फैसिलिटेशन सेंटर, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फैसिलिटेशन सेंटर आपको एक लेटर देता है कंफर्मेशन का, वो आपका इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट आगे नहीं है, फैसिलिटेशन सेंटर से आपको एक लेटर मिलता है, वो लेटर आपको लेके जाना है। और आपको अलॉटमेंट सीट आपकी लेके जानी है, अलॉटमेंट का एक लेटर मिलता है, वो लेटर, और सीट एक्सेप्टेंस फी, ये आपके न्यू फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट के साथ ये आपके न्यू पार्ट आ जाएंगे। उस इंस्टीट्यूट को आपको रिपोर्ट करना है और वहां पे आपको आपकी सीट का एडमिशन, जो भी आपका एडमिशन है वो आपको कंफर्म करना है। ओके, तो कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो आपके इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करते ही खत्म हो जाती है यहाँ पे, ये इसका एंड पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट अबाउट दी अगेंस्ट कैप एंड स्पॉट राउंड। ओके, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैंने कैप राउंड में एडमिशन लिया तो मैं अगेंस्ट कैप और स्पॉट के लिए एलिजिबल हूं। सो क्वेश्चन है, आंसर इज यस, आप एलिजिबल हो। यस, एक ही वर्ड है इसका, यस, आप एलिजिबल हो। कैप राउंड होने के बाद, ओके, कैप राउंड में आप करने के बाद आप इन दोनों राउंड के लिए एलिजिबल हो। मतलब मैं जनरली स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कैप राउंड में जो भी इंस्टीट्यूट मिला है उसमें एडमिशन कंफर्म कर लो। ओके, और उसके बाद आप अगेंस्ट कैप राउंड के लिए और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप बेदिक्कत वो एडमिशन और वो राउंड अटेंड कर सकते हो, उस राउंड में एप्लीकेशन डाल सकते हो। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने इस रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में अगर रिपोर्ट किया है, वहां पे मैंने फी पे किया है, तो उस फीस का क्या होगा। ओके, सी, एडमिशन प्रोसेस का एक कट ऑफ डेट होता है, लास्ट डेट होता है, लास्ट कट ऑफ डेट होता है। ओके, और वो कैप राउंड के बाद कम से कम 15 दिन का होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि वो कहाँ पे आता है। यस, ये देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप जाते हो तो इंपॉर्टेंट डेट में कट ऑफ डेट डाला जाता है, लास्ट कट ऑफ डेट हमेशा से ये आएगा। एक बार रिपोर्टिंग कैप राउंड 1 2 3 के बाद एक्टिविटी, ये देखो, रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट सबने कैप राउंड 3। ओके, नाउ ये जो है ना, ये देख रहे हैं आपको 20, सी, फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग था कितना, फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग था, सॉरी थर्ड राउंड का रिपोर्टिंग था आपका 12 नवंबर। ओके, बट कट ऑफ डेट आप यहाँ पे देखो, ये 23 नंबर का रो देखो, कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन दैट इज 20, मतलब 12 नवंबर के बाद 20 नवंबर तक, 20 नवंबर तक आपका कट ऑफ डेट है। ओके, सो विद इन दिस कट ऑफ डेट अगर आप एडमिशन कैंसिल करके स्पॉट राउंड और अगेंस्ट कैप राउंड के लिए जाते हो तो, हाँ, अगर एडमिशन कैंसिल करके नहीं, सी, अगर आपको अगेंस्ट कैप में और स्पॉट राउंड में सीट मिलती है और आप एडमिशन कैंसिल करते हो कैप राउंड में मिला हुआ, तब आपको आपकी सारी फी रिफंड होती है। ओके, अगर अगेंस्ट कैप में और स्पॉट राउंड में आपको सीट मिलती है, ओके, और आप वहां पे रिपोर्ट करते हो, उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हो, तो आपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है वो आपको आपकी फी रिटर्न कर देगी। ओके, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको रिटर्न कर देगी। ओके, अगेंस्ट कैप राउंड के लिए और स्पॉट राउंड के लिए आपके पास आपके डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी सेट होना मैंडेटरी है। वो भी आप रहे, आप बोल सकते हो कि मेरा, और यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के बाद आपको एक लेटर यहाँ से भी मिलता है एडमिशन कंफर्मेशन का। सो एडमिशन कंफर्मेशन का लेटर दो और उनको बोलो मेरा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट एडमिशन हो गया है, आपको वो एडमिशन कैंसिल करना होगा। उसके बाद आप इन 2 राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप वो कैंसिल करके ये सीट ले सकते हो। जिस कॉलेज में आपको वो सीट मिला है वो कॉलेज आपको एक एडमिशन लेटर देगा और आपको आफ्टर 3 4 डेज आपको डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट को सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट था, वहां से आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको जो न्यू इंस्टीट्यूट अलर्ट हुआ है अगेंस्ट कैप राउंड में और स्पॉट राउंड में, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे।
ओके। बट यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि अगेंस्ट कैप राउंड और स्पॉट राउंड में आपको फी का बेनिफिट नहीं मिलता, ये बात याद रखो, फी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगी। ओके, ये बात याद रखो, फी के बेनिफिट्स आपके जीरो होते हैं। आपको अगर कैटेगरी की फी के बेनिफिट चाहिए तो आपको कैप राउंड में एडमिशन कंफर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप अगेंस्ट कैप राउंड और स्पॉट राउंड के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको फी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात नोट डाउन करो, ये बात याद रखो। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कैप राउंड प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। अगेंस्ट कैप और स्पॉट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, so yes, we'll shift towards the how to fill the option form. Okay, uh, रेफर प्रीवियस ईयर कट ऑफ। जनरली मैंने ये बोला है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ आप रेफर कर सकते हो, इट जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं। ये कट ऑफ मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ कब होता है? जब आप रिपोर्ट करते हो इंस्टीट्यूट को, तब कट ऑफ क्रिएट होता है। ओके, सो लास्ट ईयर के कट ऑफ आपको रेफर करने पड़ेंगे। आई थिंक समवन माइक इज ऑन, जस्ट प्लीज अनम्यूट। Just a minute, I just unmute. Step done. ओके फाइन, थैंक यू। तो कट ऑफ रेफर करो, ये रेफरेंस है। ओके, कट ऑफ आपके लिए सिर्फ रेफरेंस है, तो आपको वो रेफर करके ही आगे जाना है। सेकेंड थिंग, सिलेक्ट योर प्रायोरिटी। जैसे मैंने बोला, ब्रांच और कॉलेज की जो प्रायोरिटीज होती है, सो वो आप देखो। और ऑब्वियस ट्राई टू सी योर रैंक। ओके, जो आपकी रैंक को सूट होता है ऐसी प्रायोरिटीज रखो। ओके, हायर प्रायोरिटीज रखो। मेरा बोलना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक ऐसा है कि जो कट ऑफ रेंज में अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रेंज में कहीं VIIT के लिए, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है, तो आप COEP के टारगेट्स रखो, कोई इशू नहीं, चलता है। आप हायर रैंक, आपके हमेशा हायर साइड में आपका रैंक होना चाहिए। हायर रैंक मतलब 1 रैंक। मतलब अगर किसी का 9,900 आता है तो वो बोलेगा नहीं सर मेरा हायर रैंक है, नहीं, 1 रैंक इज अ हायर रैंक। ओके, सो इसके हिसाब से नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जितना कम नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड वन इज स्टेट जनरल मेरिट नंबर और स्टेट रैंक ही आपको प्रेफर करना है, बिकॉज आपके कट ऑफ लिस्ट में सिर्फ स्टेट मेरिट रैंक ही दिया होता है। ओके, इससे आपको एटलीस्ट 20 कॉलेजेस की लिस्ट निकालनी पड़ेगी और उसमें से ब्रांचेस भी आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, हर एक कॉलेज एक ब्रांच के साथ आता है। हम सिर्फ फिर अपने एक्सेल की तरफ जाएंगे। से यहाँ पे अगर आप COEP CS लेते हो तो उसके लिए एक कोड फिक्स होता है। COEP CS के लिए अलग से कोड होता है। COEP ANTC के लिए, मतलब यहाँ पे अगर आप 123 कोड डालते हो, 123 कोड, तो इसके लिए मे बी 124 होगा, यहाँ पे मे बी 125 होगा, यहाँ पे मे बी 1234 होगा। ओके, कोड अलग अलग। हर एक ब्रांच का, हर एक कॉलेज का हर एक ब्रांच, उसके लिए एक यूनिक कोड दिया हुआ है DT में। ओके, तो वो कोड आपको रेफर करना है, तो वो कोड आपको मिलेगा भी। मैं आपको मेरिट कट ऑफ लिस्ट दिखाता हूँ, ये देखो। ये है COEP के लिए सिविल इंजीनियरिंग का ये कोड है। इसमें फर्स्ट 4 डिजिट, उसके बाद रिमेनिंग डिजिट आपको दिखेंगे 19110, ये सिविल इंजीनियरिंग का कोड है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी कोड दिया है। हर एक कॉलेज का, हर एक ब्रांच के लिए अलग कोड दिया होता है। ओके, सो हम आगे जाएंगे। आगे दूसरा भी कॉलेज आप देख सकते हो, वालचंद कॉलेज सांगली है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोड। सो हर एक कोड, हर एक ब्रांच के लिए हर एक कोड अलग से दिया हुआ है। ओके, तो वो भी कोड आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में डालना है। ब्रांच कोड बोलता हूँ मैं इसको, ब्रांच कोड, वो भी आपको आपके ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट में डालना है, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए वो आपको इजी हो जाए। ठीक है, सो ऐसे आपको 20 कॉलेजेस और उसकी ब्रांचेस मिनिमम, ये एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम 300 ऑप्शन भरना आपके लिए रिक्वायर है। आप भर सकते हो 300 ऑप्शन भी, कोई इशू नहीं। ओके, ऐसा भी मत करो कि 300 ऑप्शन भरो और आपको ऐसा कॉलेज मिले कि जो आपको नहीं चाहिए था। अगर इफ यू आर नॉट विलिंग टू एडमिट ओवर देयर, से डोंट डू दैट। ओके, मत करो। इस तरह ट्रायल एंड एरर, ऐसा ये नहीं है सिस्टम। ठीक है, ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें
आपको आपके रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट होगा, राइट? ओके, अरेंज ऑल योर ऑप्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने बोला है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, फर्स्ट रैंक जो होगा वो पहले आएगा, फर्स्ट मेरिट रैंक, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड एंड ऑल दिस स्टफ। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ये करना है, मतलब लोअर रैंक ऊपर, और जैसे जैसे लोअर रैंक मतलब लोअर नंबर ऊपर रैंक में, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैंक आपको इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंगली। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, वॉट एवर यूर पीसीएम परसेंटाइल, जस्ट फॉरगेट दैट परसेंटाइल, फॉरगेट, भूल जाओ उस चीज को। पीसीएम परसेंटाइल आपको सिर्फ और सिर्फ रैंक जनरेट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पीसीएम परसेंटाइल का इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा आपके लिए। आपको बन गया, आपका पीसीएम परसेंटाइल आपका मिल गया है, आपको बन गया है पीसीएम परसेंटाइल। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टेट मेरिट नंबर ही देखना है, स्टेट मेरिट रैंक ही देखना है। ओके, बिकॉज पूरी लिस्ट, कहीं पे भी आप जाओगे तो पूरी लिस्ट में जो मेजर कंपोनेंट बनता है वो रैंक पे बनता है। सी, यहां पे मैं आपको बोलता हूं, परसेंटाइल इज रिलेटिव बट ग्रेड इज एब्सोल्यूट, रैंक इज एब्सोल्यूट। रैंक होता है वो एब्सोल्यूट होता है। अगर आप केयरफुली लास्ट 3 4 ईयर के कट ऑफ स्टडी करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि अरे सीओईपी का सीएस जो है, सीओईपी का जो सीएस है, इस सीएस का कट ऑफ 900 और 90 टू 120 के बीच में ही वेरी हुआ है। ओके, उसका आप डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही वो कट ऑफ वेरी हुआ है। बट परसेंटाइल के हिसाब से आप देखोगे तो परसेंटाइल 100 और 99.5 में वेरी हुआ है। तो परसेंटाइल में भी वेरी, क्योंकि परसेंटाइल का एक और बात मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर देर आर 17 स्टूडेंट्स हु गॉट 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल। अब इनमें से आप पहले किसको लोगे? दैट इज द क्वेश्चन। इस साल भी जो लिस्ट आया हुआ है इसमें 100 परसेंटाइल जितने लोगों का है, देर आर 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव 100 परसेंटाइल, जिनका पीसीएम परसेंटाइल 100 है। अब इस 14 लोगों में से आप फर्स्ट किसको दोगे? दैट इज द क्वेश्चन। इसकी वजह से हम जनरली यूज करते हैं रैंक को। अब रैंक को क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, क्योंकि रैंक बनता है इंटर से मेरिट से। इंटर से मेरिट ऐसा एक वर्ड है, इंटर से मेरिट, इंटर से मेरिट, इंटर से मेरिट। अब इंटर से मेरिट क्या है ये बात समझो। अगर 14 लोग हैं जिनको 100 परसेंटाइल है, तो इनमें से डीटी ने कैसे डिसाइड किया कि कौन पहला रहेगा, कौन दूसरा रहेगा, कौन तीसरा रहेगा, कौन चौथा रहेगा? ओके, क्योंकि परसेंटाइल तो सेम है। ओके, अब 100 की ये सिचुएशन है तो 99.5 की क्या सिचुएशन होगी आप चेक करो। ओके, तो डीटी कैसे डिसाइड करती है, ये बात ऐसी है कि डीटी इंटर से मेरिट को अप्लाई करती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका परसेंटाइल सेम होता है तो वो आपके 12th के मैथमेटिक्स, मतलब आपकी सीईटी के मैथ्स के मार्क्स चेक करते हैं कि मैथ्स में इस कैंडिडेट को कितने मार्क है। जिस कैंडिडेट को मैथ्स में ज्यादा मार्क है उसको फर्स्ट रैंक दिया जाता है। अब प्रॉब्लम हुआ कि मैथ में भी दोनों के सेम मार्क है। ओके, तो उस केस में इनके फिजिक्स के मार्क्स चेक किए जाते हैं। अब फिजिक्स में भी सेम मार्क है, उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क चेक किए जाते हैं। अब ये हुआ कि केमिस्ट्री में भी इनके मार्क सेम आए, तो क्या, तो उसके बाद वो चेक करते हैं एचएससी बोर्ड के मार्क। बोर्ड आपने एग्जाम दिया था, बोर्ड का परसेंटेज चेक करते हैं कि आपका पीसीएम परसेंटेज क्या है, पीसीएम परसेंटेज, तो वो चेक किया जाता है। अगर पीसीएम परसेंटेज बोर्ड का ये भी सेम आया तो फिर वो क्या करते हैं, मैथ्स के मार्क चेक करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली मैथ्स के, उसके बाद फिजिक्स के, उसके बाद फिर से केमिस्ट्री के। ये भी सेम हुआ, उसके बाद एसएससी के मार्क चेक किए जाएंगे। और ये सब कुछ भी अगर सेम ही रहा तो डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड किया जाता है कि रैंक किसका हायर रहेगा, किसका कम रहेगा। ओके, बट यहां तक वो जाता नहीं है, एसएससी मैथ्स तक वो क्लियर हो जाता है, डोंट वरी। ओके, सो इवन दो आपका पीसीएम परसेंटाइल 100 है और देर आर 14 स्टूडेंट्स ओवर देयर, इनको रैंक 1 2 3 4 5 6 14 इसी वजह से दिया है बिकॉज उनका इंटर से मेरिट उन्होंने चेक किया हुआ। ओके, सो रैंक आपका जो बनता है वो इंटर से मेरिट से बनता है। इसी वजह से स्टेट मेरिट रैंक और जनरल मेरिट रैंक नंबर जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो सभी जगह पे आपको जो मेरिट रैंक नंबर करना है, कैटेगरी का भी हो तो भी उनके लिए स्टेट मेरिट रैंक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस फीचर्स फ्रॉम द ऑप्शन फॉर्म। उसके डिटेल मैंने